नमस्ते। आज का भारत जानते हैं कई अलग अलग कहानियों से मिलकर बना है। तो आज हम 9 ऐसे ही जरूरी मुद्दों को लेंगे और उन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि ये सब मिलकर भारत के भविष्य को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर वो कौन सी बड़ी चुनौतियां और मौके हैं जो भारत के भविष्य को बना रहे हैं। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारा देश किस रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस पूरी चर्चा को समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम बात करेंगे कानून और शक्ति के ढांचे की, फिर अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर आएंगे, और आखिर में देखेंगे न्याय, स्वास्थ्य और हमारे विरासत से जुड़े मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इसमें हम उन बुनियादी नियमों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर हमारा देश चलता है और जो पावर का बैलेंस बनाए रखते हैं। देखिए, भारत में संसद कितनी पावरफुल है और सुप्रीम कोर्ट कितना, ये बहस हमेशा चलती रहती है। इस पावर बैलेंस को कुछ बहुत ही अहम अदालती फैसलों ने शेप दिया है। इसकी कहानी शुरू होती है 1973 के केशवानंद भारती केस से। यहीं से मूल ढांचे का सिद्धांत आया। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी जो नींव है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे हाथ नहीं लगा सकती। और बस यहीं से सुप्रीम कोर्ट के रोल पर एक बड़ी बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ है न्यायिक सक्रियता और दूसरी तरफ है न्यायिक अतिक्रमण। इनके बीच ना एक बहुत ही बारीक सी लाइन है। मतलब एक तरफ तो कोर्ट का दखल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी हो जाता है, पर दूसरी तरफ ये भी डर रहता है कि कहीं इससे शक्तियों के बंटवारे का जो बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए। पावर बैलेंस की ये जो बहस है, ये हमें एक और बहुत संवेदनशील मुद्दे पर ले आती है। वो है धर्मांतरण का मुद्दा। देखिए, संविधान का आर्टिकल 25 हमें अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया हुआ है कि इस आज़ादी का मतलब जबरदस्ती धर्म बदलवाना बिल्कुल नहीं है। और इसी बैलेंस को बनाने के लिए कई राज्यों ने अपने अपने एंटी कन्वर्जन कानून भी बनाए हैं। अच्छा, भारत के ये जो अंदरूनी कानून और अधिकार के मुद्दे हैं, इन पर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नजर रखी जाती है। खास तौर पर यूएनएचआरसी में, यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ये वो संस्था है जो पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की निगरानी करती है। और भारत को अक्सर यहाँ एक मुश्किल बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरफ वैश्विक दबाव और दूसरी तरफ अपने देश की संप्रभुता। तो ये तो हुई कानून और अधिकारों की बात। अब चलिए अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। यहाँ हम ये देखेंगे कि भारत की आर्थिक तरक्की की चाहत और हमारे पर्यावरण के बीच कैसा रिश्ता बन रहा है। याद है 2017 जब जीएसटी आया था, तो वर्ल्ड बैंक ने इसे एक अच्छा और सरल टैक्स कहा था। उम्मीदें बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि ये भारत के पूरे टैक्स सिस्टम को बदल कर रख देगा। लेकिन इस सरल टैक्स की जो असलियत है वो काफी पेचीदा निकली। हाँ, ये सच है कि कलेक्शन बढ़ा है, पर राज्यों को अब भी पैसे की कमी हो रही है। बार बार टैक्स की दरें बदलने से बाजार में एक अनिश्चितता का माहौल है, और हमारा जो टैक्स टू जीडीपी अनुपात है, मतलब देश की कमाई का कितना हिस्सा टैक्स से आता है, वो विकसित देशों के मुकाबले अब भी बहुत पीछे है। तो साफ है कि ये रिफॉर्म अभी मंजिल से बहुत दूर है। अर्थव्यवस्था की एक और बड़ी चुनौती है टैक्स हेवन, मतलब वो देश जहां टैक्स ना के बराबर लगता है। होता क्या है कि कई भारतीय कंपनियां मॉरिशस या केमन आइलैंड्स जैसे देशों के रास्ते से भारत में पैसा लाती हैं। इससे टैक्स बचाने और काले धन को सफेद करने का खतरा बढ़ जाता है। इसी को राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। याद है पनामा पेपर्स का खुलासा? उसने इसी पूरी समस्या को दुनिया के सामने ला के रख दिया था। 15% प्लस, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जानते हैं ये क्या है? ये है पिछले 60 सालों में भारत में बहुत ज्यादा भारी बारिश की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी। और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या है? अचानक आने वाली बाढ़, जिसका भयानक रूप हम सब हिमालयी राज्यों में लगातार देख ही रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस बढ़ती हुई तबाही से हम निपटे कैसे? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हमें अपनी चेतावनी प्रणालियों को और मजबूत करना होगा। दूसरा, हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना होगा जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। और सबसे जरूरी बात, आपदा प्रबंधन के लिए जो पैसा रखा गया है उसका सही इस्तेमाल हो, जैसा कि सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में भी बार बार कहा है। चलिए अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, भाग 3। यहां हम उन मुद्दों की बात करेंगे जिनका सीधा असर आम भारतीय की सुरक्षा, सेहत और सांस्कृतिक पहचान पर पड़ता है।
14%। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये सजा की दर है उन मामलों में जो धारा 498A यानी महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से जुड़े कानून के तहत दर्ज होते हैं। एनसीआरबी के 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 100 में से सिर्फ 14 मामलों में ही सजा हो पाती है। ये हमारे न्याय के सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। और अब सेहत से जुड़ा एक और ऐसा ही चौंकाने वाला आंकड़ा देखते हैं। भारत में इलाज पर जो भी खर्च होता है उसका 62% हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है। सोचिए जरा, विकसित देशों में ये औसत सिर्फ 20% है। मतलब हम 3 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। ये दिखाता है कि एक बीमारी किसी भी परिवार को आर्थिक रूप से कितना तोड़ सकती है। और इस पूरी समस्या की जड़ में है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। WHO कहता है कि हर 1000 लोगों पर कम से कम 3 हॉस्पिटल बेड होने चाहिए। पर भारत में ये आंकड़ा क्या है? सिर्फ 1.4, आधे से भी कम। और ये जो अंतर है, ये गांव और शहरों के बीच तो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर तरफ सिर्फ चुनौतियां ही हैं। इन सब के बीच भारत अपनी बेशकीमती विरासत को बचाने की कोशिश भी कर रहा है। इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति राजगोंड। उनकी जो अद्भुत गोंड पेंटिंग है, उसे आज पूरी दुनिया में एक पहचान मिली है। ये कला प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाती है और ये हमारी सांस्कृतिक आत्मा का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो अभी तक हमने 9 अलग-अलग मुद्दों को देखा, है ना? अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि इनसे मिलकर भारत की बड़ी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो हमने क्या समझा? चाहे वो अचानक आने वाली बाढ़ हो, संविधान की व्याख्या हो, जीएसटी की पेचीदगियां हो या फिर गोंड कला का संरक्षण, ये सब मुद्दे असल में अलग-अलग हैं ही नहीं। हर मुद्दे के पीछे का डेटा, हर रिपोर्ट हमें एक ही बात बताती है कि भारत की हर चुनौती और हर मौका एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। एक देश के तौर पर आर्थिक विकास की ज़रूरतों, अपने नागरिकों के अधिकारों और अपनी सांस्कृतिक आत्मा को बचाने के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाया जाए? शायद यही आज के भारत के सामने सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल है।